तो एनर्जी में टाइम कम लगेगा और समझ भी अच्छे से आएगा। वर्क में कर लिए तो डाउट्स बता दो आज, ज़्यादा अच्छा है। सर मैंने कर ली 6.1। 6.1 बस? 6.2 में क्या है? 6.2 में टॉपिक है सर एनर्जी वगैरह है, एनर्जी इक्विलिब्रियम। तो आगे पढ़ा देते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और तो जरूरत नहीं है, हो गया तुम्हारा चैप्टर क्लियर? जो तुमने वर्क ट्राई किया वो क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? या कुछ और प्रैक्टिस कराएं? सर 4-5 डाउट है, बाकी हो गए। डाउट 4-5 है? कितने में से 4-5 डाउट है? 20। चलो तो आगे करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करना चाहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी डिस्कस करेंगे। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है वैसे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो थर्मल एनर्जी होती है, जो हीट, जो हम हीट बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी एनर्जी होती है। बहुत सारी फॉर्म्स में एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सारी एनर्जी की फॉर्म है। और अभी हम लोग उन सबसे कंसर्न नहीं है हमारा। अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करना चाहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से हमारा मतलब होता है, मैकेनिकल से हमारा मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? The energy which possessed by virtue of its motion. एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ मास m moving with speed v, then kinetic energy of that particle will be equal to half mv square। डायमेंशन सेम है,
फॉर्मूला कैसे आता है इसकी भी हम बात करेंगे, कहाँ से डिराइव होके आता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इसके इक्वल होगी। उससे पहले एक रिलेशन देख लेते हैं मोमेंटम के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी हम लोगों ने देखा, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर तो होती यहाँ है। पे वर्च्यू क्या है डेफिनेशन में? वर्च्यू मतलब मोशन की वजह से, ओके सर। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होती है। एम को हम लिख सकते हैं, एम हमारा हो सकता है पी बाय वी, पी को एम वी होता है इंटू वी स्क्वायर। तो एनर्जी हमारे पास आ जाती है हाफ पी वी। ये तुम v की वैल्यू फिर से पुट करना चाहो तो, क्योंकि v तुम्हारे पास ये v है, तो v की वैल्यू पुट कर सकते हैं p बाय एम, p गोस टू एम वी। तो अल्टीमेटली जो हम याद रखते हैं ना वो फॉर्मूला ये है, p स्क्वायर बाय 2m। इस रिलेशन को याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार हमें वेलोसिटी नहीं पता होगी, मास भी नहीं, मास होगा, मास तो मिल जाता है। कई बार मोमेंटम दे रखा होता है तो हम लोग पहले उसको कैलकुलेट करें कि वेलोसिटी कितनी है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग सीधा यहाँ पर आए कि मोमेंटम से डायरेक्ट एनर्जी पर आए। इसका मतलब ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। दिस implies that a body cannot have kinetic energy, a body cannot have kinetic energy without having momentum। इसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी यही है और वर्क एनर्जी थ्योरम से ही काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऊपर है ना, उसको तुम ये भी मान सकते हो कि डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हम उसको ये भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि तुम्हें 11th क्लास की जब ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना लास्ट में, तो वहां पर हो सकता है तुमसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए। तो फिर ये सेम है, मैं इसको दो अलग करके नहीं बताता हूँ, एक में ही बताता हूँ, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये की बात, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहे हैं हम लोग। सपोज कोई पाथ है, पार्टिकल पार्टिकल का पाथ, सपोज कुछ ऐसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल का पाथ है। पहले ही पार्टिकल यहाँ पर, एक टाइम पर पार्टिकल यहाँ है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ध्यान से देखना है इसको। और कभी वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो सपोज ये पोजीशन नंबर 2 है, ये 2 पोजीशन है।
वेलोसिटी किसी भी केस में, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो, हम एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। अब वो ट्रांसलेटरी मोशन है, या सर्कल में है, या वो पैराबोलिक पाथ है, या वो एलिप्टिकल पाथ है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियल होती है। तो पॉइंट नंबर वन पर हम लोग पॉइंट नंबर वन पर अगर वेलोसिटी मार्क करें, तो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे डायरेक्शन की वजह से हो या मैग्नीट्यूड की वजह से हो। रीजन हमेशा एक ही होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स, विदाउट अप्लाइंग ए फोर्स तुम किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये बात हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से पता लगती है कि एक बॉडी की जो स्टेट है वो सेम स्टेट रहती है जब तक कि तुम फोर्स ना लगा दो। और सेम स्टेट से मतलब है कि अगर मोशन में है तो सेम वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब है कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो v1 और v2 दो वेलोसिटी है, और किसी पॉइंट पर सपोज फोर्स लगता है इसके ऊपर, और हम यहाँ पर जब आए, एक कांस्टेंट फोर्स है, सपोज यहाँ जब है ये पार्टिकल, उस टाइम तो फोर्स इसके ऊपर इस साइड है, ये फोर्स है। और तुम देख रहे हो पार्टिकल का पाथ जो है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ना ही वो सर्कल है। इसका मतलब ये भी फिक्स है कि तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तभी इधर उधर घूम रहे हैं। और इसका घूमने का मतलब क्या है कि फोर्स फोर्स चेंज हो रहा होगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो ना, तो उस केस में क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट, यही पॉइंट पर मैंने फोर्स मार्क की, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट, ये हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट का, ये डीएस मैंने ले लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इसके ऊपर मैं डायरेक्शन देखूं, तो डीएस की डायरेक्शन जो है वो और टेंजेंशियल होगी। ये टेंजेंशियल, ये डीएस हो गया, इधर फोर्स है, और ये एंगल हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। और फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तुम लोग वर्क लिख सकते हो आराम से, डी डब्ल्यू, दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। हालांकि दोनों में एंगल दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो थीटा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट डी एस। मास उस पार्टिकल का m है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स f जो है उस मास के ऊपर लगता है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और f की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, f इक्वल्स टू m में। और हम लिखते हैं इसको इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। f इक्वल्स टू m में अगर हम लिखेंगे, f इक्वल्स टू m में, तो f और a दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमने पहले भी कहा था कि टोटल नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा, दैट विल बी द इंटीग्रेशन, total work done will be the integration of dw, and that is m a dot ds, इसका इंटीग्रेशन a dot ds
हाँ भाई देखो, ए डॉट डी एस ये हमें कैलकुलेट करना है, इससे शायद हम पहले कभी नहीं मिले। देखो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी थी इस तरह से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। एस वेक्टर जो है वो टी टाइम्स ऑफ वेक्टर यू एंड हाफ टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर ए का सम है। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम से हम ऐड करते हैं इसको। जरूरत नहीं है कि इसको तुम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन में लगाओगे, ऐसा नहीं होता। इसको इसको तुम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, वेक्टर साइन के साथ लगाओ। अगर यू टी की डायरेक्शन अलग है और हाफ ए टी स्क्वायर की डायरेक्शन अलग है, होता है ऐसा, ऐसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, टू डी मोशन में ऐसा होता है कि यू टी की डायरेक्शन अलग है और हाफ ए टी स्क्वायर की डायरेक्शन अलग है। तो जैसे तुम लोग ऐड करते हो ना हर बार कि यू की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, हाफ ए जी टेन होता है और ये सब कर दिया, वो सिर्फ तब होता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन जब होता है तब होता है ऐसा, तुम हमेशा नहीं कर सकते इस तरह से, तुम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जो लिखा हुआ है ना सब कुछ, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, तो एक थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस, और ये वेक्टर में नहीं है, ये वेक्टर में नहीं है, इसको वेक्टर हटा देते हैं, ये वेक्टर नहीं बचता है। ऐसी बात करते हैं पहले कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इसको कर देता ए डॉट ए डॉट ए किसी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दें, किसी वेक्टर का उसके साथ ही, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए एंड कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होगा, जीरो ही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ इस तरह से, इक्वेशन हमारे पास है, उसको लिखना चाहता हूँ ऐसे कि ये है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर रहा होगा ऐसा वी डॉट बी। एक्चुअल वेक्टर फॉर्म इसकी ये है, माइनस माइनस यू डॉट इक्वल टू टू टाइम्स ए डॉट डी एस, ए डॉट एस तुम लिख सकते हो, ए डॉट एस। तो ए डॉट डी एस अगर लिखें, अगर इनिशियली इट इज जीरो, अगर ये यू जीरो था तो लिखेंगे वी डॉट वी इज इक्वल टू, सर ये 2as को हमने 2a.s कैसे लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में लिखा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में है, दोबारा बताता हूँ, तो ए डॉट डी एस की वैल्यू वी डॉट डी वी पुट करते हैं और वर्क डन जो हो जाता है, वर्क डन एम वी डॉट डी वी, एम वी डी वी, एंगल जीरो, वी और डॉट डी वी, वी डी डॉट डी वी दोनों में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो वन, ये वर्क डन हो जाता है। और ये जो वर्क डन है ये हो गया एम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे
अब इनिशियली अगर वो पार्टिकल v1 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था और इस फोर्स के वर्क करने के बाद ये v2 वेलोसिटी पर पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना ये तो v1 से, और v2 तक गया है, तो वेलोसिटी की लिमिट हो गई v1 से vt तक, तो ये हो गया इसकी इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई टू, इट इज गोइंग फ्रॉम v1 टू v2, m बाई टू बाहर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और वर्क डन हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और हमने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन नंबर टू, पोजीशन नंबर टू की काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर क्या है, पोजीशन नंबर वन थी कहीं नीचे लिखी मैंने पोजीशन नंबर वन, पोजीशन नंबर वन ये है हमारी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में जो हमारा पॉइंट था पॉइंट नंबर टू, वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है के टू हाफ एम वी टू स्क्वायर, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के वन हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो के टू माइनस के वन इज वर्क डन, तो के टू इज फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा की है। और हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या समझ में आता है कि जो भी काम कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी काम कर रहे हैं, वर्क डन जो भी हुआ है वो वर्क डन कहीं कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया, वो वर्क डन कहाँ चला गया, जितना ही वर्क हमने किया था, दैट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब ये जो भी वर्क होगा ना, अब यहाँ से बात कंक्लूड करते हैं, जो भी कोई भी वर्क हम करते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर जो कन्वर्ट हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, और डेल्टा के ये चेंज काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये हो कि जितना ही वर्क हम करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा की, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता इफ इनिशियली it is it is at rest, तो डेल्टा की जो है वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा की इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, और वी वन की वैल्यू जीरो, इस वी वन इज जीरो, तो डेल्टा की is equal to half m v2 square, and this is k2, this is delta k, the change in kinetic energy is equal to the energy itself at position number 2, और ये kinetic energy का डेरिवेशन भी इसको बोल देते हैं। देखिए वो जो तुम्हारा ए डॉट डी एस उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसको ऐसे देखो कि एक सिंपल सा केस लेते हैं हम लोग, एक मास है, मास एम, वी आर अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स एफ, ये कांस्टेंट फोर्स एफ है, तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन विल बी एफ बाई एम, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम क्या लिखते हैं कि वी स्क्वायर वर्क डन, वर्क डन हमारा होता है, वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, if it is starts from if it starts from rest, then this work done will be equal to the kinetic energy at any moment, half m v square, यही होगा ना, यही होगा, तो एफ डॉट एस हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अभी हमने देखा वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है वी डॉट वी, वी डॉट वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, और हम क्या लिखते हैं यहाँ से, इफ इफ
इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तब होता है ऐसा, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होगा तो एफ डॉट एस, ये वो वेरिएबल का वर्क डन था, ये हमारा एक कांस्टेंट फोर्स फिक्स डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं, तो एक एक सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर पार्टिकल पर ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो और देख लो, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था ऐसे, v dv by ds is equal to एक्सेलरेशन, होता है ऐसा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो v dv is equal to ads लिखा जाता है, और कोई वेक्टर ऐसे नहीं लिखे जाते न्यूमेरल्स में, जब सेम रिलेशन तो लिख देते हैं हम लोग न्यूमेरल्स में, तो उसको प्रॉपर प्रॉपर साइन के वेक्टर के साथ लिखते हैं, डायरेक्शन के साथ, तो लिखा जाता है v डॉट dv is equal to a डॉट ds, ये रिलेशन मैंने यहाँ से यूज किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v डॉट dv is equal to a डॉट ds, ये ऐसा होता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर यूज किया था इस पर। अब अल्टीमेटली हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो भी वर्क हुआ है ना, सिंगल फोर्स का जो भी वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अगर वर्क हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज होगी, यहाँ से ये चीज कंक्लूड करते हैं, और लास्ट में एक लाइन में लिखता हूँ, व्हेन ओनली a single force acting on a particle, only a single force particle work done by that force is equal to the kinetic energy, equal to the change in kinetic, not kinetic energy, is in change in kinetic energy. Many forces on one particle, many forces on one particle. तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू सारे फोर्सेस का नेट फोर्स डॉट ds इंटीग्रेशन, और फिर हम करेंगे क्या, हम वही करेंगे m नेट एक्सेलरेशन a डॉट ds, सारे बहुत सारे फोर्सेस हैं तो फिर नेट फोर्स ले लेंगे, और नेट फोर्स से क्या फर्क पड़ने वाला है, सबका सम कर लेंगे, वेक्टर सम, एफ नेट डॉट ds हो गया, और एफ नेट की वैल्यू पुट कर दी मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज a नेट, और a डॉट ds फिर से हम पुट कर सकते हैं, a डॉट ds इज अगेन v डॉट dv, और ये फिर से वही आ गया, ये फिर से वही आ गया, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो सेम आ गया, और हम क्या कहते हैं कि डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब कोई भी फोर्स है उसका वर्क डन कैलकुलेट करो, और जो भी फोर्स है ना
हर फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। देखो हर फोर्स, कोई भी फोर्स है, अब हो सकता है वो वर्क जीरो आ जाए, क्योंकि कई बार नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल का वर्क जीरो हो जाता है। कभी कभी कोई फोर्स ऐसा लग जाता है कि उसका उसका डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है, तो जीरो हो जाता है। पर हम जीरो काउंट करेंगे, हम जीरो काउंट करेंगे, पर हमें हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी, कोई भी फोर्स अगर प्रेजेंट है ना, वो कैसा भी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी है, कौन है, नाम क्या है, हमें नहीं देखना है। हमें देखना है जो भी फोर्स है उसका वर्क कितना है। अगर सिस्टम के ऊपर 5 फोर्स लगते हैं तो पांचों का वर्क कैलकुलेट करो और सारे वर्क का सम करो, और सारे वर्क का सम जो है वो डेल्टा की होगा, चेंज काइनेटिक एनर्जी। एक था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वो और देखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के बारे में पता है ना, स्प्रिंग के बारे में, कि स्प्रिंग को अगर कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, उसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन अगर एक्स हो जाता है, कंप्रेस या स्ट्रेच करोगे उसको, तो तो एक फोर्स स्प्रिंग के अंदर आता है जिसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। करते हैं बात उसकी। तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है। अगर स्प्रिंग से कोई पार्टिकल अगर तुमने अटैच कर दिया, कोई पार्टिकल अगर तुमने अटैच कर दिया स्प्रिंग से, तो पार्टिकल भी स्प्रिंग के साथ साथ मोशन में आ जाता है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार तो ये देखो, ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग पे अभी एक तो होती है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है एल, कि अभी स्प्रिंग में नो कंप्रेशन, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ बोलते हैं, नेचुरल। नेचुरल लेंथ का मतलब है नो कंप्रेशन, नो एलोंगेशन, कुछ कुछ भी नहीं है। अब तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो, तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो। और हम क्या करते हैं, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, यहां तक ले आए, तो इसमें एलोंगेशन आया। एलोंगेशन मान लेते हैं एक्स है, एक्स। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, एलोंगेशन है स्प्रिंग में, कितना है, एक्स है। तो अगर तुमने स्प्रिंग की लेंथ को चेंज किया, उसकी नेचुरल लेंथ के अलावा कुछ भी अगर तुम करोगे, कुछ भी करने से क्या है, या तो स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे उसको, तो उसमें एक फोर्स आएगा। तो अभी जो सेकंड डायग्राम जो तुम दिखाई दे, सेकंड पिक्चर जो बनाई है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड डायग्राम जो है ये फर्स्ट, सेकंड। तो सेकंड में एक फोर्स आ गया, और फोर्स, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का एक, जैसे हर सरफेस का एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, तो हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसमें एक फोर्स सेट होता है, फोर्स ऐसे इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर एलोंगेशन और कंप्रेशन है,
और फोर्स की डायरेक्शन हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स किस साइड लगेगा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स किस साइड आएगा। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, सपोज हमने इसको राइट साइड में स्ट्रेच किया, उसको इधर लेके गए, राइट साइड में स्ट्रेच किया इसको, तो इसमें इसमें जो फोर्स है वो इस तरफ एक सेट होगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है F, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अगर तुमने इसको एक्स स्ट्रेच किया है तो इसमें एफ फोर्स आया, एफ एफ स्प्रिंग। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हो तुम लोग, तुमने इसको स्ट्रेच किया राइट साइड में, तुमने इसको देखो, लेफ्ट जो उसका एक्सट्रीम है, एक पॉइंट उसका फिक्स है, और दूसरे पॉइंट को तुम लोग स्ट्रेच करके राइट साइड में ले गए, तो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट है, रिवर्स टू द स्ट्रेचिंग है। तो स्ट्रेच तुमने राइट साइड में किया है तो फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा, इसलिए माइनस एन लगाते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के। अगर हमने इसको कंप्रेस किया होता, अगर हमने इसको कंप्रेस किया होता नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक है, ये नेचुरल लेंथ थी, तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, यहाँ तक ले आया तुम इसको कंप्रेस करके, ये कंप्रेशन है भाई, इसमें ये कंप्रेशन है, दिस कंप्रेशन इज एक्स प्राइम। नेचुरल लेंथ से इसकी लेंथ तुमने चेंज की, चाहे जैसे भी की, कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, नेचुरल लेंथ से अगर तुमने इसकी लेंथ चेंज कर दी तो स्प्रिंग फोर्स आएगा, कितना होगा, वही माइनस के एक्स प्राइम। और माइनस के एक्स प्राइम की डायरेक्शन, माइनस मतलब है डायरेक्शन, तुम इसको लेफ्ट साइड में कंप्रेस किया है तो फोर्स जो है एफ स्प्रिंग इधर आएगा, ये फोर्स है। फिर तो डायरेक्शन की बात है, कंप्रेशन करोगे, किस साइड कंप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सेट होता है स्प्रिंग के अंदर। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि जितना ज्यादा कंप्रेशन करते हैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, अगर कम कंप्रेशन तो एक्स की वैल्यू कम है, या स्ट्रेचिंग कम है, एलोंगेशन कम होगा, तुम और ज्यादा एलोंगेट करोगे, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। एक्स की वैल्यू जो इंक्रीज करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल होता है, स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल फोर्स काम करता है इसके अंदर। फिर वेरिएबल फोर्स के लिए हमें पता है कि कितना काम करना पड़ेगा स्प्रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये तो था फोर्स, हम अब वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एग्जांपल लेते हैं, ये ये इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ तक थी स्प्रिंग की, अभी इस पॉइंट पर अगर ये है तो एलोंगेशन या कंप्रेशन, एलोंगेशन या कंप्रेशन जो है, एलोंगेशन या कंप्रेशन जीरो होगा। यहाँ पर एक सपोज एक पार्टिकल भी लगा देते हैं, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास है, इसका मास है, इसका मास है। तो इसमें अभी कोई एक्सटेंशन नहीं, अगर तुम उसको स्ट्रेच कर दो, इसकी नेचुरल लेंथ से थोड़ा बाहर ले जाते हैं, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया और यहाँ तक स्ट्रेच करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा, पर अभी अभी वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अभी नेचुरल लेंथ तो ये थी, नेचुरल लेंथ से नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, चला गया, एक्स डिस्टेंस को ले गए, तो इस टाइम इसमें कुछ फोर्स होगा, स्प्रिंग में फोर्स, कितना फोर्स होगा,
अभी स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा इस टाइम, इस पोजीशन पर फोर्स? यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फोर्स जो है 0 नजर आता है, कोई कंप्रेशन एलोंगेशन है ही नहीं। पर तुम एक्स नोट तक जाना चाहते हो, एक्स नोट से तक जाओगे तो उससे पहले बीच में अभी अभी जो है जिस पोजीशन पर ये है, इस पोजीशन पर पहुंच गए हो तो स्प्रिंग फोर्स एक आ चुका होगा इसमें, स्प्रिंग फोर्स एक आ चुका होगा, ये स्प्रिंग फोर्स है। और तुम राइट साइड में स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में आया होगा। कितना होगा ये स्प्रिंग फोर्स तुम बता सकते हो आराम से? ये स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एलोंगेशन और कंप्रेशन। तो एलोंगेशन और कंप्रेशन कितना हो चुका है अभी इस पोजीशन के लिए? हो चुका है एक्स माइनस के एक्स विद वेक्टर साइन। माइनस साइन बता रहा है कि तुम लोग राइट साइड में स्ट्रेच कर रहे हो, लेफ्ट में फोर्स आएगा। अच्छा एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ये राइट साइड में अपने आप तो नहीं जा रहा होगा, मतलब एक फोर्स और भी होगा, उसको तुम लेके जा रहे हो ना, तो तुमने एक फोर्स लगा रखा होगा इधर। हालांकि स्प्रिंग का फोर्स आता है पर ये भी एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा ही होगा, अदरवाइज ये अपने आप कैसे चला जाएगा? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स नोट पर कैसे चला जाएगा? कोई ना कोई तो लेके जा ही रहा है इसको, कोई ना कोई तो खींच ही रहा होगा, और वो खींच रहा है, वो तुम खींच रहे हो, तो मैंने तुम्हारे फोर्स का नाम रखा है एफ एक्सटर्नल। कंफ्यूज मत होना है इसमें। और एफ एक्सटर्नल की वजह से ये राइट साइड में मूव करना स्टार्ट करता है, इसमें एक्सटेंशन होता है, स्प्रिंग में एलोंगेशन आता है, उस एलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आता है, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आता है। ये चीज क्लियर है? दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, एक एफ एक्सटर्नल है, एक एफ स्प्रिंग है। एफ एक्सटर्नल इसको स्ट्रेच करने के लिए बाहर से कोई एजेंट लगाता है, एक्सटर्नल एजेंट है कोई, वो लगाता है ये फोर्स। और एक फोर्स जो है स्प्रिंग के अंदर आता है ड्यू टू द चेंज इन ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग उसमें चेंज कितना हो रहा है, तुम उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो लेंथ चेंज हो रही है। तो हमने हमने कल भी बात की थी कि हम सबका वर्क अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ कितना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ कितना है। पर अभी हमारा कंसर्न एक्सटर्नल फोर्स से नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन कितना होगा इफ वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x नोट, और कहीं बीच रास्ते में इसको रोका हुआ है। अभी देख रहे हैं हम लोग की एक्चुअली में इसकी डायनामिक्स क्या है, इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, mg भी तुम्हें दिखाई देना चाहिए, mg काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा होगा, mg भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, स्प्रिंग का फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। अगर ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये पूरा सिस्टम है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा होगा। पर अभी हम लोग सिंपल केस लेते हैं तो अभी स्प्रिंग सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। हाँ mg और n है, वो तुमको कोई टाल नहीं सकता, mg तो है, डाउनवर्ड है, और कांटेक्ट में है वो सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो चार फोर्स है भैया, मेरा mg से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स से कोई कंसर्न नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है कि बताया भी नहीं है हम लोग, हमें इतना पता है कि एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा तुम्हें क्या लगता है? वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? 0. mg का वर्क, नॉर्मल का वर्क 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, मोशन की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल में है, और फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर mg और n, उनका वर्क 0 होगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, मैं स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा उतना ही फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स का वर्क तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहे हैं? वी आर स्ट्रेचिंग दिस पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू
x नॉट, x इक्वल टू 0 टू x नॉट। देखते हैं तो मैं फिर स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पर ये है। फर्दर dx को अगर डिस्प्लेस करें हम, फर्दर dx को डिस्प्लेस करें तो ये dx है। इसके लिए वह कैलकुलेट करें एटलीस्ट फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट dx, तो स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। हम क्या लिखते हैं, dw इज इक्वल टू f स्प्रिंग डॉट dx। और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, dx तुम्हारा राइट साइड में होता है, एंगल हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। और कंप्लीट वर्क डन को चाहिए, कंप्लीट वर्क डन को चाहिए तो कितना होगा, FSP। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग फोर्सेस की वैल्यू बताओगे मुझे जरा, कितनी है वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, kx naught. kx। यहाँ पर FSP अगर देखें वेक्टर स्प्रिंग फोर्स हम देखें तो मैं लिखा हुआ है -kx, और यहाँ माइनस मतलब यहाँ डायरेक्शन रिवर्स है। और यहाँ पर जो FSP लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मेरा मेरा यहाँ रुकने का मतलब ये था कि तुम वहां से माइनस साइन लेके नहीं आ सकते, माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन, और मुझे चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो kx, तो माइनस बाहर आ गया, k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x dx। कहाँ से कहाँ तक इसको स्ट्रेच करना चाहते हो, तो 0 से x नोट तक कर सकते हो। अब मैं किसी फर्स्ट पोजीशन की x1 है, और उसको x1 से x2 तक स्ट्रेच करना चाहता हूँ। x1 0 हो सकता है, तुम कर लेना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -12 k x2 - x1, x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। एक बार इंटीग्रेशन करूंगी इसका, तो -12 के ऐसे क्या ऐसे, माइनस के ऐसे क्या ऐसा, एक्स डी का इंटीग्रेशन x²/2 फ्रॉम x1 टू x2 इस -k/2 बाहर, x की लिमिट पुट कर देंगे, x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ½ k x2 स्क्वायर ½ k x1 स्क्वायर। if x1 is 0, if initially it is in its natural length, मतलब x1 0 कब होगा, x1 0 कब होगा, जब अपनी ओरिजिनल लेंथ में हो, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनिशियली वो 0 पर था। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज -12 k x2 स्क्वायर, या x स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम देख क्या रहे हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -12 k x स्क्वायर होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -12 k। समझ में आया क्या ये टॉपिक, समझ में आया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दो चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, दो चीजें हमने देखी। एक तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग का वर्क डन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है -12 k इंटू x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। ये याद रखना ज्यादा अच्छा है, यहाँ तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट x स्क्वायर लिख दो तुम, हाँ x स्क्वायर याद रख लो, तो वो शायद ज्यादा अच्छा नहीं है।
मतलब से ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो इसको, वॉल्टन इज टू माइनस हाफ के फाइनल पोजीशन स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखोगे तो गलती होने के चांस, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज पे बेस पे क्वेश्चन आएगा नहीं ना तुम लोगों को कि फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, वैल्यूज दे दो आंसर आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और मैं माइनस उसको 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 ऐसे याद रखो, माइनस बाहर याद रखो कि हम लोग जब भी लिखते हैं ना माइनस करके लिखते हैं, तो हमेशा मैं ऐसे लिखता हूँ कि फाइनल पहले और इनिशियल बाद में। तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि x1 माइनस एक्स टू, x2 माइनस एक्स वन, ऐसे नहीं। हमारा एक यूजुअल पैटर्न यही रहता है कि हम लोग पहले फाइनल लिखते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लिखते हैं हम हमेशा। तो ये फिक्स है, तो उसके लिए बाहर एक माइनस साइन आता है, तो माइनस हाफ के इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ये था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक हम लोगों ने सेकंड जो आज हमने देखा है वो ये देखा है कि एक पार्टिकल के ऊपर अगर वर्क डन किया जाए किसी भी फोर्स का, वो फोर्स फोर्स के ऊपर कंडीशन नहीं है, फोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी फोर्स किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है। उस जो भी फोर्स वो होगा, जो भी फोर्स वो होगा, एक मिनट, हाँ बेटा हाँ। तो अगर कोई भी फोर्स वर्क करता है ना, कोई भी फोर्स सिस्टम के अंदर जितने फोर्स है सारे ढूंढ लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ये लगा लो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। एक सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स है ना, सारे फोर्स देखो, सारे फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, और सारे फोर्स का वर्क जो है ना वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया बात हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है। जितने चाहे फोर्स लग रहे हो, 5 फोर्स है, 1 फोर्स है, 2 फोर्स है, 3 फोर्स है, तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। डेल्टा के मींस के फाइनल माइनस के इनिशियल is equal to the sum of work done by all the forces। और फोर्स कौन है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो mg है, वो नॉर्मल है, वो फ्रिक्शन है, वो टेंशन है, इस दुनिया में जितने फोर्स हम दिखाए थे सबकी बात हम कर रहे हैं। उस सिस्टम के अंदर अगर है तो इस सिस्टम में फोर्स काउंट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कितने फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, सारे फोर्स देखो। हम सीख करके आए एनएलएम में ये चीजें कि फोर्स कौन सा किस साइड लगेगा, न्यूटन लॉज ऑफ डायनामिक्स। अब उन सारे फोर्स फिर से वो सारे फोर्सेस लगाने हैं हम लोगों को, और उन सारे फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना है इस बार। और वर्क हमने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वर्क डन क्या होता है, तो 2-3 क्लास हमने इसी पर की थी। तो डेल्टा के जो है सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर करना चाहता हूँ मैं, है ना, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए, बाकी टाइम तो कम है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की दो बातें हमने की। एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये कि a block of mass m is moving with initial velocity v naught। A block of mass m is moving with velocity v naught
V naught is moving towards a stationary spring. Stationary spring ये हो गया of stiffness या constant K attached to the wall. Find the maximum compression. Find the maximum compression. Find the maximum compression. कंप्रेशन कितना होगा? अच्छा, कंप्रेशन जब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा, मतलब कब? स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुके हैं, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुके हैं, इसका मतलब ब्लॉक जो है उस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। पिक्चर अगर बनाना चाहें हम लोग, पिक्चर हम बनाना चाहें तो हमें कुछ शायद ऐसे दिखाई देना चाहिए कि सरफेस है, कि ब्लॉक भागता हुआ आता है और मान लेते ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, नो फर्दर मूवमेंट, ये मास एम है, ये और आगे नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? इस पॉइंट से ही वापस आता है। मैक्सिमम कंप्रेशन जब हो गया उससे आगे नहीं, मैक्सिमम मतलब उससे आगे नहीं जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा तो उस पॉइंट से वापस आएगा। उस पॉइंट से अगर वापस आता है तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 रही होगी, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0। देख रहे हो, पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट थी और अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है कुछ, और हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? डेल्टा के। इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन। और वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर? कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर? सारे फोर्स देख लो, mg प्रेजेंट है, उसका वर्क 0 है, उसको जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ प्रेजेंट है, उसका वर्क भी 0 है। बचा कौन? बचा सिर्फ स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? अब कंप्रेशन हो रहा है ना तुम्हारा, कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर रहा होगा? ऐसे स्प्रिंग फोर्स रहा होगा। और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? राइट साइड में होता है। डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और किसी टाइम पर जब कंप्रेशन x है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो है, मैक्सिमम कंप्रेशन में मान लेता हूँ कि मैक्सिमम कंप्रेशन x नोट है जो हमें कैलकुलेट करना है। और किसी भी टाइम पर इसमें कंप्रेशन x है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम इसमें फोर्स होगा k x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और cos 180, और उसका इंटीग्रेशन, दिस इज टोटल वर्क डन, एंड दिस टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के हम लिखें तो k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। प्लस वर्क डन बाय mg, प्लस वर्क डन बाय mg, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये 0, ये भी 0। kx dx, k कांस्टेंट है, k बाहर, x dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियली कंप्रेशन 0 था और मैक्सिमम कंप्रेशन तक हमें जाना है, और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू हो गई x नोट। 0 टू x नोट हमें कंप्रेस करना है, तो वर्क डन कितना हुआ स्प्रिंग का? k x dx का इंटीग्रेशन x square by 2, it is compressing from 0 to x naught and it becomes half k। मैं डायरेक्ट लिखूं इसको तो x naught square minus 0 square x naught square हो गया विद नेगेटिव साइन। cos 180 is -1, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। हमें कैलकुलेट करना है k कितने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी at the maximum compression, at the point of maximum compression, the velocity of the particle will be 0 minus half k, half m v naught square initial kinetic energy is equal to minus half k x naught square। माइनस से माइनस कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, x नोट तुम्हारा जाता है, x नोट इज इक्वल टू v नोट रूट m बाई k। एक पूछा गया है तुमसे, एक सेकंड पार्ट में पूछा गया है, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओगे मुझे, क्या लगता है तुम्हें? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पूछा गया है। नेगेटिव। वर्क डन बाय स्प्रिंग तुम लिखोगे इट इज डेल्टा के, यहां से हम पता करेंगे, ज्यादा अच्छा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज डेल्टा के, एंड डेल्टा के इज k फाइनल माइनस k इनिशियल,
फाइनल तो 0 है, इनिशियल वैल्यू कुछ है, तो ओवरऑल वर्क डन बाय स्प्रिंग तुम्हें नेगेटिव दिखाई देगा। और कितना दिखाई देगा, कितना आएगा ये बताओगे, कितना आएगा, कितना आएगा? दिस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना आ रहा है? half mv naught square. माइनस हाफ एम वी नॉट। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा कल, आज की क्लास में और करते हैं। कल नोट्स मिल गए थे, तुम बड़ा परेशान रहे थे नोट्स के लिए, मिल गए थे कल? यस सर, और ये वाले भी भेज देना। कल भेज दूं एक साथ दोनों, कल देखते हैं, आज ही भेजने हैं। चलो आज भेजते हैं, मैं आज वैसे सेटअप भी चेंज करना है, तो आज भेजता हूँ, ये सबको आज भेज के फ्री करूंगा। ठीक है, आज भेजता हूँ। ओके सर। ओके। Thank you, sir.